अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाटर क्राइसिस के रेमेडियल मेजर्स के ऊपर है। हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर ये देखा था कि वाटर क्राइसिस की कौन कौन सी रीजंस हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि वाटर क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी सोसाइटी पे कौन कौन से इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उनके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन हुई। इन दोनों वीडियोज़ के लिंक एंड के ऊपर मौजूद है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो काइंडली उनको ज़रूर देखें। आज हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है ना वो वाटर क्राइसिस है, उसके रेमेडियल मेजर पे है। ये हम प्रॉपर टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स से हमसे ये पूछा जा सकता है और कौन कौन से आइडियाज़ हमें इस किस्म के टॉपिक के अंदर पुट करने चाहिए। सो व्हाट अबाउट द रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स का मतलब है कि हम कौन सी ऐसी हमारे पास सजेशंस हैं या पॉजिटिव ऐसे इकदाम अगर हम करें कि वाटर क्राइसिस का जो थ्रेट है वो काउंटर हो सके, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी। Or as we know that with the passage of time since 1960s, when Pakistan actually built up the two largest dams of the history, तरबेला और मंगला डैम, इनकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान में कोई खातिर खा किस्म के बड़े डैम्स की तामीर के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जानते हैं कि सिल्टिंग का प्रोसेस होता है, रेत मट्टी और दो ये जो पानी के साथ आता है तो उसकी वजह से जो वो बैठती रहती है नीचे, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है डैम्स की वो असल में कम हो जाती है। सो अब वो डैम जो 1960s में बनाए गए थे, अब उनके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है 1960s के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सो वी नीड एक्चुअली मोर एंड फ्यू लार्जेस्ट डैम्स जो कि बहुत सारा पानी अपने अंदर स्टोर कर लें और अल्टीमेटली हमें फ़ायदा प्रोवाइड करें। तो पहला काम ये है कि हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को ज़्यादा कर लें। अगर स्टोरेज कैपेसिटी कैसे ज़्यादा की जा सकती है? डैम्स के इस्टेब्लिशमेंट के बाद। अब डैम कैसे बनाए, कौन से बनाने चाहिए हमें? कालाबाग डैम के ऊपर काम इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए। हमने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के, ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ द डैम्स है इसको ख़त्म करके, प्रोपेगेंडाज को बिल्कुल इस प्रोजेक्ट से दूर करके हमें स्पेसिफिकली डैम्स को बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। दूसरा, दयामिर भाषा के डैम के ऊपर जो काम शुरू हो चुका है, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक साइन कि पाकिस्तान में जो वाटर क्राइसिस के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक इसकी वजह से काउंटर किए जाएंगे। सो टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द वाटर, पाकिस्तान के लिए एक रेमेडियल मेजर होगा कि वाटर क्राइसिस को कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज उसके इम्पैक्ट्स बड़े डेंजरस किस्म के हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बिल्ड अप द एजाइल, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जितनी भी इदारे मौजूद हैं, मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, वाटर रिलेटेड इदारा PCRWR है, और जितनी भी एजेंसीज मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली WWF है जो कि एक्वेटिक हैबिटाट के लिए अपना काम कर रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, उनको बड़ा एजाइल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जनाब ना शो करना चाहिए। उनको एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि भाई वाटर पोल्यूशन की वजह से वाटर क्राइसिस आ रहा है, आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर कम है, आपका हैबिटाट इसकी वजह से ख़राब हो रहा है। सो प्लीज़ टेक सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स जिसकी वजह से आपके पास जो पानी की कमी है ना वो ना हो। अदरवाइज़ पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये टॉप 36 कंट्रीज़ के अंदर शामिल है जहाँ पे लोगों के पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, और टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पे वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और आइंदा आने वाले सालों में ये वाली डिजीज़ जनाब बढ़ती ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। The next point in the remedial measure is to build up the ties with the neighboring. Friendly relations अगर आपके पास neighbors के साथ build up हो जाएं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके पास वाटर क्राइसिस और वाटर रिलेटेड इश्यूज भी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एज वी ऑलवेज ब्लेम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट के जी आपकी वजह से हम पाकिस्तान के जो दरियाएं हैं वो सूख रहे हैं, आपकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है वो ख़राब हो रहा है। सो क्या ही खूबसूरत हो जाए अगर जनाब ना उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बिल्डअप हो जाएं। हम अब जो इंडियन लॉबी है वो अफगानिस्तान में काबुल रिवर के ऊपर जो शातूत डैम बना रही है, जिसकी वजह से पेशावर का जितना भी इलाका है वो डिस्टर्ब होगा और उसको नुकसान पहुंचेगा। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बिल्डअप हो जाते हैं और बड़े फ्रेंडली रिलेशंस बिल्डअप हो जाते हैं, सो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पेशावर का इलाका है उसको कभी भी काबुल वाले रिवर से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। एज द इंटरनेशनल ट्रीटी इज़ दैट, इंटरनेशनल रूल, इंटरनेशनल लॉ इज़ दैट कि जो लोअर राइपेरियन होता है, अपर राइपेरियन कंट्री कभी भी लोअर राइपेरियन कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाना सकता, वो उसका पानी बंद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमारे पास इंटरेस्ट मैटर करते हैं, लॉबीज मैटर करती हैं और प्रोपेगेंडा होता है, और 5th वार जनरेशन भी है
फिफ्थ वारफेयर जनरेशन भी चल रही है, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर भी चल रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान ना होते हैं। तो अगर हमारे रिलेशन इनके साथ अच्छे हो जाएं तो भी फायदा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, अगर इसको रिविजिट कर लिया जाए, मसलन ये अलाउ करता है इंडिया को कि जनाब आप इन रिवर्स के ऊपर इतने अरसे बाद डैम्स बना सकते हैं, मतलब इसके कुछ पॉइंट्स को रिविजिट कर लिया जाए तो हो सकता है पाकिस्तान का जो पानी वो मोड़ के अपनी तरफ लेके जाते हैं उसमें भी फ़ायदा हो सकता है कि पाकिस्तान शायद उन दरियाओं के ऊपर अपने लिए डैम बनाए, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्डअप करे, अपने वाटर को सेव करे, ताकि जब इसके पास पानी मौजूद ना हो तो ये लोगों तक पहुंचा सके। The next is that transform the traditional techniques of agriculture, because we know that we are losing water, we are wasting water in बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब हमारे पास मानसून का जो पानी आता है वो, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो, हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है उसका जो वाटर टेबल है वो तीनों के तीनों नुकसान में जा रहे हैं। वाटर टेबल नीचे की तरफ जा रहा है, ग्लेशियर्स और नेचुरल रिसोर्सेज मेल्ट हो रहे हैं, मानसून के जो बारिश का पानी आता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, वो भी हम अरेबियन सी के अंदर दरियाओं के जरिए वेस्ट कर देते हैं, डंप कर देते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो वेस्टेज है ना वो एग्रीकल्चर वेस्टेज है। अगर आप अंदाज़ा करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी कंजप्शन है ये, टोटल का 80% जो वाटर है वो तकरीबन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है। अब एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत ज़्यादा है। मसलन कैसे, हमने ना ट्रेडिशनल तरीके अपनाए हुए हैं। ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि एक एकड़ है, उस एकड़ को अगर किसी बंदे ने पानी लगाना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला एकड़ है और यहाँ से पानी जा रहा है, तो बंदा क्या करेगा, यहाँ से ना वो दीवार को हल्की सी जो उन्होंने बंदा बनाया होता है, बैरियर बनाया होता है, उसको तोड़ देंगे। सो ये सारा पानी ऐसे आएगा और पानी ऐसे आके जनाब ना पूरे एकड़ को घंटे के में 1.5 घंटे के अंदर भरेगा। दिस मेथड इज कॉल्ड फ्लडिंग मेथड। ये ओपन, इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे पानी आएगा इवेपोरेट भी होगा, टाइम भी लगाएगा, और जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन हो उतना ज़्यादा लॉस है। मगर अगर हम इस तरीके को ख़त्म करके कोई स्प्रिंकलिंग का तरीका बना लें, वाटर छिड़का जाए जनाब, पानी छिड़का जाए पौधों के ऊपर, या जिससे टाइम भी सेव हो और पानी एरिया ज़्यादा एरिया के अंदर कम टाइम में पहुंच जाए, या हम स्ट्रिपिंग सिस्टम बना दें, नालियाँ बना दें जनाब, जो कि जल्दी जल्दी पानी को आगे लेके जाएं, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई करें। हाँ, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि वाटर रिसोर्सेज कम रखते हैं, उनके पास ग्राउंड वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज और मानसून या बारिशों का सिलसिला हो जाता है ना वो बहुत कम होता है, बट दे आर इकोनॉमिकली जो वाटर मैनेजमेंट है ना वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। एज वी नो दैट, हमने पिछले भी उसमें लेक्चर में बात की थी कि फिजिकल शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है कि इकोनॉमिक शॉर्टेज ऑफ वाटर है। फिजिकल शॉर्टेज का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज ही खत्म होना शुरू हो जाए। इकोनॉमिक का मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट ठीक ना हो जिसकी वजह से वाटर लॉस हो। हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं मगर हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक जो लॉस है वो एग्रीकल्चर है। अगर हम इसमें अपनी मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई कर लें, नए नए तरीके अपना लें, तो ये पॉसिबल है कि वाटर लॉस कम हो। और अगर वाटर लॉस कम होगा तो ड्रिंकिंग वाटर और जो डोमेस्टिक यूज़ में वाटर है वो, और एग्रीकल्चर के अंदर जो वाटर वो अबंडेंट अमाउंट में हमारे पास आ जाएगा। द नेक्स्ट इज दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। एज वी नो दैट वी हैव नेशनल वाटर पॉलिसी। इसके अलावा वाटर की कंजर्वेशन के लिए, हैबिटाट की कंजर्वेशन के लिए, एक्वाफायर्स की कंजर्वेशन के लिए, एक्वाटिक हैबिटाट की कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। वी जस्ट नीड द इम्प्लीमेंटेशन। हमें पेपर वर्क के ऊपर लिखे हुए काले लफ्जों से कोई भी सरोकार नहीं होना चाहिए। वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्चुअली पोल्यूटिंग द वाटर रिसोर्सेज, पोल्यूटिंग द एक्वाफायर्स, पोल्यूटिंग द रिवर्स एंड पोल्यूटिंग द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। सो व्हाई वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज पॉलिसीज विच आर रिस्ट्रिक्टिंग एंड मेकिंग द इंडिविजुअल्स बाउंडिंग देम टू स्टॉप द वाटर पॉलिसी पोल्यूशन। हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे भाई? हमें चाहिए कि वो सारी पॉलिसीज को अप्लाई करके वाटर पोल्यूशन को रोकें, सो द वाटर रिलेटेड क्राइसिस जो है वो भी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली पूरी नेशन को इसका फायदा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिपेयरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। एज वी नो दैट इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज बिल्ट अप बाय द इंग्लिश। उन्होंने बनाया था, हमने इसके अंदर तो कुछ भी अंग्रेज़ों के बाद बनाए हुए निज़ाम में हमने तो कुछ खातिर चेंजेस नहीं की, और अगर की भी हैं तो उनके अंदर ही थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं, हमने तो उनको रिपेयर करने की कोशिश नहीं की। सो इफ़ वी डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो पाइप लगाए हुए हों, वो चाहे जनाब ना नहरों का निज़ाम हो, ये चाहे हम ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं बेसन
और टूटियाँ वगैरह जो लीक करती रहती हैं मतलब एवं, तो इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम मैनेज कर लें तो वाटर लॉस बहुत कम हो जाएगा। याद रखें, पाकिस्तान में स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद सबसे बड़ी और अहम बात वाटर क्राइसिस से निपटने वाली सिर्फ और सिर्फ वाटर वेस्टेज को कम करना है। इफ़ वी कैन सेव द वाटर ऑफ ऑलमोस्ट $21 बिलियन, तो उस कितना फ़ायदा होगा। मतलब एक साल में हम $21 बिलियन का पानी ज़ाया कर देते हैं, अरेबियन सी के अंदर फेंक देते हैं विदाउट एनी यूज़, तो कितना फ़ायदा हो सकता है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैनाल सिस्टम को इस्टेब्लिश कर लें, बना लें, कच्ची ना हो, खाले टूट जाते हैं, पानी ज़ाया होता रहता है, फसलों को भी नहीं लगता, वैसे लोगों के घरों तक घुसने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली इसका जनाब ना हमें फ़ायदा होगा। और अगर हम पीपल को एजुकेट कर दें कि भाई वाटर पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आपका जो नुकसान है वो ज़्यादा होगा। सो इट मे ऑल्सो हेल्प कि जनाब ना वाटर क्राइसिस का जो सिनारियो है ना वो काम हो जाए। उसके बाद वाटर टैक्सेशन सिस्टम, एज वी नो दैट व्हेन द गवर्नमेंट सर्व, तो उसके मुकाबले में उसके इन रिटर्न वो आपसे कुछ पैसे लेती है, कुछ टैक्स लेती है। अब जो लोग गांव से ये रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते होंगे उनको पता होगा कि मामला एक होता है जो नंबरदार ना मुख्तलिफ फार्मर से, छोटे छोटे जितने भी किसान होते हैं उनसे लेता है हर साल। वो कुछ रुपए होता है, मतलब किसी का 1000 रुपये है, किसी का 2 साल का 2000 4000 रुपये इतना होता है। अगर वाटर टैक्सेशन सिस्टम को बढ़ा दिया जाए और उस टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जितना भी आपके पास रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उस इलाके के इरिगेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए लगाया जाए, कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर हम इसको इस्टेब्लिश कर लें और इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। इसकी जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है उस इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर लगाएं, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अगर हम अपनी रेमेडियल मेजर्स को अपना लेते हैं, हमें कंफर्म हो जाता है कि यार ये वाले अगर हम काम कर लें तो वाटर क्राइसिस खत्म हो गए। सपोज इफ देयर इज़ नो वाटर क्राइसिस, आपकी इंडस्ट्री डेवलप होगी, आपके पास वाटर बोर्न डिजीज़ कम हो जाएंगी, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहीं ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला है, जो क्योंकि हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो एग्री बेस्ड है, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। हमारे पास जो दूसरी लाइफ है, एनिमल लाइफ है या प्लांट लाइफ है, उसके लिए जो नेचुरल हैबिटाट है वो कंजर्व हो जाएगा, लाइफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ निकल जाएगी। इफ़ देयर इज़ वाटर क्राइसिस नो वन कैन इवन डेवलप बिकॉज वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ एवरीवन लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी है रेमेडियल मेजर्स लेना, और इस रेमेडियल मेजर के अंदर सबसे ज़रूरी डैम एस्टेब्लिशमेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि डैम के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, वाई पाकिस्तान नीड ऑलमोस्ट 1 और 2 वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स, क्यों ज़रूरी है, दयामीर भाषा बनाना क्यों ज़रूरी है, काला बाग डैम नहीं बन रहा, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी इस किस्म की डिस्कशन होगी। आई होप आपको इन तमाम पॉइंट्स की समझ लगी होगी। आपके पास इन पॉइंट्स के अलावा और बहुत सारी सजेशंस हो सकती हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर उनको शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।